AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मेरा नाम अमन जैन है और आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जो डिस्कशन किया था, प्लेन सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था, आरसीसी के बारे में पढ़ लिया था, उसके यूजेस पढ़ लिए थे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ ली थी। इसके बाद हमने डिजाइन फिलोसफीज देखी थी। वहीं 3 तरीके की डिजाइन फिलोसफीज थी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लोड फैक्टर मेथड और तीसरा लिमिट स्टेट मेथड। इन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड देख लिया, अल्टीमेट देख लिया, लिमिट स्टेट देख लिया। आज हम डिजाइन का सबसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बीम की डिजाइन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ आरसीसी पे हमारे बीम कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और जो ये हम मेथड जो हम बीम की डिजाइन करेंगे वो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन एक बार फिर से दे देता हूँ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था जो हमने लास्ट में डिस्कस करा था, क्योंकि हम उसी के थ्रू देख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें बताया था कि ये जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है, और ये जो मेथड है वो लीनियर इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। हुक्स लॉ टोटली वैलिड होता है। इसमें हम स्टील और कंक्रीट को बहुत कम अमाउंट में स्ट्रेसेस लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंक्रीट लीनियरली इलास्टिक बिहेव करती है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कंक्रीट आपका लीनियरली इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम बहुत लो लेवल ऑफ स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कंक्रीट इज लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड होगा स्टील और कंक्रीट के बीच में वो बहुत परफेक्ट होगा, और जो भी स्ट्रेसेस हम बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो परमिसिबल लिमिट में होंगी। अब परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती हैं अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल किया था वो 3 था, है ना, और कंक्रीट के लिए 3 था और स्टील के लिए 1.78 था। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इसका डिस्कशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज से डिजाइनिंग की। मेन डिजाइनिंग पार्ट जो है वो आज के लेक्चर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं बात करूंगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम। तो आपके आरसीसी बीम बेटा 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है एक तो सिंगली रीइंफोर्स बीम, और दूसरा होता है बेटा आपका डबली रीइंफोर्स बीम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले देखिए सिंगली रीइंफोर्स बीम क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता था कि जिस जोन में आपके बीम के टेंशन आ रही है वो कंक्रीट आपकी टेंशन वीक है, तो उसकी टेंशन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम बार्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो वो बार हम किस जोन में डालेंगे, जहां पर टेंशन आएगी। तो लेट सपोज आपका कोई बीम है, सपोज करिए ये आपका कोई बीम है। ठीक है, ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। यहाँ पर एक सपोर्ट है आपकी और एक दूसरे एंड पर आपकी एक सपोर्ट है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे मान के चलिए कि एक तरफ रोलर सपोर्ट है, एक तरफ हिंज सपोर्ट है, और इसमें आपने कोई लोड लगाया, सपोज करिए पी लोड लगाया आपने, तो बीम क्या करेगा आपका बताइए। तो ये ट्रांसवर्स लोडिंग है, तो इसमें बीम में क्या आएगा, बेंडिंग आएगी। बेंडिंग आएगी तो ये बीम आपका इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा तो बेटा ये मैं आपको लाइन डायग्राम दिखा रहा हूँ। अगर आप इसका 2D या 3D शेप में देखेंगे तो क्या देखेंगे आप कि ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी। तो डिफ्लेक्ट जब करेगी तो इसका जो टॉप वाला पोर्शन होगा उसमें तो बेटा यहाँ पर कंप्रेशन आएगी। ठीक है, जो ऊपर के टॉप फाइबर्स होंगे वो कंप्रेस होंगे एक दूसरे के लिए। ठीक है, और जो बॉटम फाइबर होंगे उनमें बेटा क्या आएगा, टेंशन। क्या आएगा, टेंशन आएगी। ठीक है, वो बाहर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है, बॉटम वाला पोर्शन है बीम का, इसमें देखो आपको दिख रहा है नीचे वाले पोर्शन मैंने आपको क्या दिखाया है कि बीम जो फाइबर्स हैं वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन टॉप वाले पोर्शन में आप देखिए बीम के वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जो टेंशन वाला जोन है वहां पर हम क्या करेंगे, सरिया प्रोवाइड करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। तो वही हमारा इसमें सिंगली रीइंफोर्स बीम में। अब आप देखिए ये वाला डायग्राम, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको 3 सरिया दिख रहे होंगे, देखिए, है ना। जो 3 सरिये इसमें आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सरिये क्या है बेटा, ये बेसिकली आपके क्या है, रीइंफोर्समेंट है ना। ये आपके क्या है, ये आपके रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये 3 सरिया आपको दिख रही है ना।
तो ये आपने बॉटम में ही केवल प्रोवाइड करी है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। ये देखिए ये जो बी दे रखा है, ये इस बीम की विड्थ है बी, है ना, स्मॉल डी जो है वो इफेक्टिव डेप्थ है, और देखिए यहाँ पर जो इफेक्टिव डेप्थ दिखा रही है बॉटम तक दिखा रही है, एक्चुअल में यहाँ तक नहीं होगी। ये जो आपका कंक्रीट है वो सॉरी जो आपका सरिया पड़ा हुआ है, जो बार्स है, इसके सेंटर तक की दूरी जो होगी टॉप फाइबर से, फिर से बता दे रहा हूँ, जो बार्स हैं उनके सेंटर तक की दूरी टॉप फाइबर से, वो आपकी क्या कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस केवल, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये डी कहलाएगी, ये वाली जो डी आपने मेंशन करी है। और एक होती है बेटा कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या होती है, टॉप फाइबर से लेके कंक्रीट के बॉटम फाइबर तक की डिस्टेंस, वो आपकी क्या कहलाती है, टोटल ओवरऑल डेप्थ, क्या कहलाएगी, आपकी ओवरऑल डेप्थ। चलिए ये चीजें मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ये बताऊंगा कि डिफरेंस क्यों है, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ओवरऑल डेप्थ क्या है, ये सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि टोटल ओवरऑल डेप्थ तो जो टॉप फाइबर ऑफ कंप्रेशन से लेके बॉटम फाइबर ऑफ कंक्रीट तक की डिस्टेंस है, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ में क्या है कि आप ना क्लियर इफेक्टिव कवर को माइनस कर देते हो। अब हम यहाँ पे ना कवर क्यों प्रोवाइड कराते हैं, कवर बेसिकली कुछ डिस्टेंस होती है जो आपके बॉटम फाइबर ऑफ द कंक्रीट से सरिया के सेंटर तक की दूरी, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। अभी हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इसके कई सारे रीजन होते हैं, ये चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया सिंगली रीइंफोर्स बीम। इसी तरीके से अब आप इस वाले सेकंड वाले जो ये वाला बीम है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपने देखिए ऊपर वाली सरिया भी 3 प्रोवाइड करा रखी हैं और नीचे भी 3 सरिया प्रोवाइड करा रखी हैं। जो नीचे सरिया 3 प्रोवाइड करा रखी है इनको हम टेंशन रीइंफोर्समेंट कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल या मेन रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और जो ऊपर आपने 3 सरिया प्रोवाइड करा रखी है इनको हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम बाकी और भी देखेंगे जब हम डबली रीइंफोर्स सेक्शन की डिजाइन करेंगे। अभी तो हम केवल सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन की डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो टॉप फाइबर में आपकी कंक्रीट जो सरिया पड़ी हुई है कंक्रीट में, वो आपकी टॉप वाले फाइबर में, वो टॉप वाले जोन में सॉरी, वो आपकी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, और जो बॉटम है जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है वो आपकी क्या है, वो आपकी है टेंशन रीइंफोर्समेंट या मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब देखिए चलिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डेफिनेशन क्या है, द बीम इन विच द स्टील reinforcement is placed in the tension zone only are called the singly reinforced। तो मैंने आपको बताया कि सिंगली रीइंफोर्स बीम में क्या होता है, केवल टेंशन जोन में सरिया आप प्रोवाइड करते हैं, उसको आप सिंगली रीइंफोर्स बीम कहते हो। इसमें जो टॉप फाइबर हो जो मतलब हाँ जो ऊपर वाला पोर्शन होता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वहां पर आप सरिया प्रोवाइड नहीं करते हो, मतलब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द सिंगली रीइंफोर्स बीम। क्लियर है यहाँ तक बात, सारी चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए डबली रीइंफोर्स बीम क्या होता है, ये भी मैंने आपको देखिए बताया। इसमें क्या है डबली रीइंफोर्स बीम में, द बीम इन विच द रीइंफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन द टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेशन जोन। देखिए टेंशन जोन कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला, कंप्रेशन जोन कौन सा है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला। किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कैंटिलीवर बीम होगा तो इसमें कंडीशन चेंज हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपने सुम में पढ़ी हुई है ना, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होता है ना। तो अभी मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर रहा हूँ कि जो बीम जिसमें देखिए ऐसा बीम जिसमें रीइंफोर्समेंट टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में प्रोवाइड करा गया उसको हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम कहते हैं। देख लीजिए आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम में एक सेकंड सॉरी, इस वाले डायग्राम में आप देखें तो ये आपका डबली रीइंफोर्स्ड बीम है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 3 सरिया ऊपर प्रोवाइड करा रखी हैं, 3 नीचे प्रोवाइड करा रखी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए मेन चीज आती है, ये अजम्पशन वो आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है और वो आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वर्किंग स्ट्रेस को जब एक्सप्लेन करने को कहेगा तो आपको इसमें अजम्पशन भी लिखने पड़ेंगे, तो ये आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देखिए अजम्पशन है क्या, अजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें देखो सबसे पहला अजम्पशन क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला अजम्पशन जो है वो आपका ये कहता है कि अ सेक्शन, देखिए वाला, a section which is plane before bending remains plane after bending। कहने का मतलब ये है जो आपका सेक्शन है उसका एक क्रॉस सेक्शन है ना, जो आपका सेक्शन होगा, जैसे सपोज करिए आपका कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होगा, सपोज करिए वो रेक्टेंगुलर है, क्या है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जो भी आप लेकर चल रहे हैं। तो लोड लगाने से पहले जो उसका क्रॉस सेक्शन था, मे बी स्क्वायर, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी सर्कुलर, वो लोड लगाने के बाद जब बेंडिंग आएगी उसके बाद भी कैसा रहेगा, वही शेप रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए अभी जस्ट मैंने आपसे पीछे बात करी, जस्ट सपोज करिए ये आपका सेक्शन था,
ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन था, ठीक है, इस तरीके से था। ये लोडिंग से पहले की बात है, बेंडिंग से पहले की बात है। अब जब आपने इस पे लोड लगाया, देखिए मैंने अभी पीछे डिस्कस भी करा था, तो देखिए जब ये लोड लगाया तो मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाया था। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें मैंने ये करा है कि टॉप वाले फाइबर में कंप्रेशन आ रहा है, बॉटम वाले फाइबर्स में टेंशन आ रहा है। तो टॉप वाले फाइबर कंप्रेस हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे काफी, और बॉटम वाले फाइबर्स अवे हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है। तो जब ये आपका रेक्टेंगुलर शेप था, जैसे ये लोड लगेगा तो बेटा ये प्रैक्टिकली तो इस तरीके से आपका ट्रेपेजोइडल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा, लेकिन हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं assumption में, a section which is plane before bending remains plane after bending because this is a assumption। और ये जो मैंने आपको नीचे बनाया है ये प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजों में क्या है, अंतर है, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड चीज देखिए, द कॉन्क्रीट, सेकंड assumption, द कॉन्क्रीट एंड स्टील रीइंफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। अब देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, जिस जोन में आपकी टेंशन जोन में कंक्रीट में क्या पड़ी है, बार्स पड़ी हैं, तो जिस लेवल पर आपकी बार्स पड़ी हुई हैं उसके आसपास जो कंक्रीट होगी और वो जो सरिया होगी, उन दोनों में परफेक्ट बॉन्ड डेवलप होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और इसी देखिए यही वाला अजम्पशन का हम अभी मैं आगे यूज करके दिखाऊंगा, कहाँ यूज करूंगा अभी आप देखेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड डेवलप होगा अच्छे से तो उनके बीच में जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन का ट्रांसफर होगा वो अच्छे से हो पाएगा। अगर बॉन्ड ही डेवलप नहीं है तो एक बात बताइए, जो आपने सरिया डाली है वो टेंशन के लिए डाली है, अब जैसे ही लोड लगाया टेंशन आई बॉटम फाइबर में, तो कंक्रीट तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल सरिया लेगा ही नहीं, वो भी अभी मैं इसी अजम्पशन में बताऊंगा। तो सारा लोड कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। स्टील ले कब पाएगा, स्टील तभी ले पाएगा कि जब जो लोड आया वो इजीली स्ट्रेन अपनी ट्रांसफर कर पाएगा कंक्रीट स्टील को और स्टील कंक्रीट को, ठीक है। तो परफेक्ट बॉन्ड डेवलप होगा। नेक्स्ट देखिए, दो अजम्पशन हमने देख लिए, थर्ड वाला अजम्पशन देखिए, ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय द स्टील नन बाय द कंक्रीट, है ना। जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं आपकी वो सब कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है, कंक्रीट आपकी कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले रहा है। देखिए ये मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं ले रहा है, देखिए क्यों अजम्पशन हमने इसमें लिया, क्योंकि भैया उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल है, इट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील अंडर वर्किंग लोड्स इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या दे रखा है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप है कंक्रीट और स्टील की, वो वर्किंग लोड के अंदर लीनियर है। देखिए जो लोड आप लगा रहे हैं, है ना, वो बहुत कम लेकर चलेंगे हम, है ना, तो जो आपकी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उन वो बहुत कम लेवल पर हम लगाकर चलेंगे। इसलिए ये वाला जो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये तभी वैलिड हो पाता है क्योंकि हम स्ट्रेस की बहुत कम वैल्यू लेकर चलेंगे। अभी हम देखेंगे हम उनको कम कैसे करेंगे, हम उनको परमिसिबल रेंज में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे वो भी अभी हम आगे देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंक्रीट इज नॉट अ लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, बट हम अजम्पशन मानकर चल रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे भी लॉजिक ये है कि हम जो अपनी कंक्रीट है और जो स्टील है उसको बहुत कम लोडेड कर रहे हैं। उसकी जो एक्चुअल ताकत है, सपोज करिए जैसे आपकी ताकत है 60 kg वेट उठाने की जिम में, बट आपको मैं 20 kg से ऊपर लोड दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपकी रिजर्व स्ट्रेंथ अच्छी खासी रह जाती है। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपने मटेरियल को अल्टीमेट तक लेकर ही नहीं जा रहे हैं, परमिसिबल रेंज में रख रहे हैं, बहुत कम स्ट्रेसेस रख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट सॉरी स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट। जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट का स्टील का, वो क्या है, कांस्टेंट है, चाहे कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, दोनों ही केसेस में क्या है, कांस्टेंट है। और लास्ट जो है आपका जो आईएस कोड सजेस्ट करता है कि जो मॉडुलर रेशियो आप जो यूज करेंगे उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, इट इज द वैल्यू m इक्वल्स टू 280/3 इंटू सिग्मा सीवीसी। बट बात ये आती है सर व्हाट इज द मॉडुलर रेशियो, चलिए ये भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी जस्ट आप अजम्पशन देख लीजिए कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 280/सिग्मा सीवीसी। अब सिग्मा सीवीसी क्या है सर, मॉडुलर रेशियो क्या है, चलिए ये देखते हैं ना अपन। अब देखिए इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। जैसे आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट निकल के आता है, वही हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस होता है। ये तो आपने कंक्रीट वो सॉरी सोम में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं किया। और वो होता क्या है कि यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ एक लास्ट अजम्पशन और है, देयर इज नो
इनिशियल स्ट्रेस ऑन द कंक्रीट एंड स्टील, स्टील और कंक्रीट पर इनिशियली कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। ये भी एक आपका अजम्पशन है। तो टोटल मैंने आपको 7 अजम्पशन बता दिए, ठीक है। कम से कम आप 5 अजम्पशन याद करके रखिए, पेपर जब भी पेपर में आए तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट द 5 अजम्पशंस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं अपने मेन परमिसिबल स्ट्रेसेस की, जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि हम बहुत कम स्ट्रेसेस लेके चलते हैं, बहुत कम, तो वो कैसे लेके चलते हैं ना, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे लेके चलते हैं। तो अगर आप IS कोड आपने डाउनलोड कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, तो आप उसके IS 456-2000 के क्लॉज बी में देखेंगे, बी है ना, तो वहां पर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस का बारे में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। उसकी वैल्यूज भी दे रखी है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस होती क्या है, कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस। और परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती है, नीड by dividing the ultimate strength of the concrete or yield strength of the steel divided by factor of safety। देखिए इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं बेटा, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस जो भी आपकी होंगी वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट होगा, देखता हूँ एक मिनट। ये देखिए फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये देखिए आप ध्यान से, परमिसिबल स्ट्रेसेस इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल्स टू दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आप बताइए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का बेंडिंग में कितना लिया था अभी हमने पीछे, मैंने आपको बताया। तो देखिए जो कंक्रीट का बेंडिंग में है ये 0.3 लेंगे हम, है ना, डायरेक्ट कंप्रेशन में 5 लेंगे, है ना, और स्टील के केस में 1.78 लेंगे। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हम परमिसिबल स्ट्रेस निकालते कैसे हैं। देखिए जो भी आपका मटेरियल है, सपोज करिए कंक्रीट है या आपका स्टील है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस, है ना। जब आप परमिसिबल स्ट्रेसेस कैसे निकलेंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे किससे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो मैंने अभी लास्ट में आपको दिखाया, 3 फॉर कंप्रेशन कंक्रीट और 1.78 फॉर स्टील, ठीक है। चलिए देखिए अब आप ये चार्ट देखिए, ये मैंने IS कोड से लिया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाले कॉलम में आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सेकंड में आपको क्या दे रखा है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, पहला बेंडिंग कंप्रेशन में और दूसरा डायरेक्ट कंप्रेशन में। अब देखिए ये चीज क्या है, देखिए एक दो तरीके होते हैं कंप्रेशन आने के, एक तो डायरेक्टली आपने कंप्रेस करा किसी भी मटेरियल को इस तरीके से, है ना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि ये आपका कोई बार है, इसको आपने डायरेक्टली क्या करा है, कंप्रेस कर दिया, दोनों एंड से इसके कंप्रेशन फोर्स लगा दिया, है ना। और एक दूसरा तरीका क्या है, जो बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग होती है उसकी वजह से कैसा कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन आता है। ये आपका कैसा कंप्रेशन है, ये आपका बेटा डायरेक्ट कंप्रेशन है ना। और जो बीम में आता है ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से, ये आपका बीम रहा इस तरीके से लोडिंग करी, है ना, तो इस तरीके से ये आपका बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो ये आपका बेंडिंग कंप्रेशन हो गया। टॉप वाले फाइबर में बेंडिंग कंप्रेशन, बॉटम वाले फाइबर टेंशन आएगी बेंडिंग वाली, है ना। चलिए ये सब चीजें छोड़िए, अब आप ये देखिए सबसे पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट में इन्होंने दो चीजें दे रखी हैं, M10, ठीक है, M15, M20, M25, है ना, M30। तो बेटा इसमें M क्या है ये तो आप पढ़ चुके होंगे, देखिए इस साइड देखिए, M डिनोट्स द मिक्स, M क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, M डिनोट कर रहा है मिक्स को। और बेटा जो दूसरे ये नंबर जो लिखा है दूसरी चीज, वो नंबर क्या रेफर कर रहा है, नंबर रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, FCK, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, FCK से। अच्छा चलिए बताइए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या थी, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताई थी, मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो आप क्यूब बनाते हो 150 mm बाई 150 mm का, उसको 28 डेज पे जब आप चेक करते हो UTM मशीन में, तो उसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। और इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई थी कि नॉट 5% मोर देन रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, है ना, या फॉल। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 10 क्या दिखा रहा है, 10 इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जैसे सपोज करिए हमें परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है, किसके लिए, M10 के लिए निकालनी है बेटा। तो ये 10 को मैं कितने से डिवाइड कर दूं, तो देखिए यहीं पर मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। इस 10 को आप डिवाइड कर दीजिए सर, बेंडिंग की अगर बात करें तो 3 से, कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से सर हम। तो जब हम सर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें लगभग कितनी वैल्यू मिल जाएगी सर, 3.33 मिल जाएगी। तो सर हमने उसको IS कोड हमसे कहता है कि सर 3.33 ना लेकर हम डायरेक्ट कितनी ले लें, 3 वैल्यू ले लें,
ठीक है। इसी तरीके से देखिए 15 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसी तरीके से 20 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको 7.6 पॉइंट समथिंग मिलेगा, लेकिन हमने उसको क्या ले लिया, आईएस कोड ने 7 ले लिया। तो बेटा मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस का चार्ट आपके आईएस कोड में क्लॉज बी में दे रखा है, B.2 में, ठीक है। वो आप वहां से देख सकते हो, बाकी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली यू हैव टू डिवाइड द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बाय द 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, वो सॉरी फॉर कंक्रीट, है ना। स्टील का भी अभी हम देखेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट कंप्रेशन की इसने जो बात करी, इसमें इसने क्या करा है, इसने बेटा इसमें क्या करा है, 4 से डिवाइड करा है। कितने से डिवाइड करा है, सबको 4 से। तो देखिए 10 को डिवाइड कर लेंगे जब आप 4 से, तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 2.5 मिल जाएगी बेटा। तो डायरेक्ट कंप्रेशन की आपको कहीं जरूरत पड़नी नहीं है। अच्छा एक चीज और देखिए, शायद हमने पीछे 5 लिख दिया, हाँ तो बेटा ये गलत दे रखा है, ये 5 नहीं है, ये बेटा 4 है। ये कितना है आपका, 4 है, ठीक है। तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये सारी चीज समझ में आ गई। जैसे M30 के लिए डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द 10, ठीक है। ऐसे ही M25 के लिए कितना दे रखा है, 8.5। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप बार बार यूज करोगे आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, परमिसिबल स्ट्रेसेस समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। परमिसिबल स्ट्रेसेस आप किसके लिए देखेंगे, हम बेटा स्टील के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, स्टील के लिए। अब स्टील के लिए क्या है, तो स्टील के लिए आईएस कोड में टेबल नंबर 22 दे रखी है। टेबल नंबर 22 में क्या दे रखा है, एक सेकंड, टेबल नंबर 22 में क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ स्टील दे रखी, मैंने आपको बताया था, है ना। तो टाइप ऑफ स्टील कौन कौन सी, देखिए एक तो माइल्ड स्टील मैंने आपको बताई थी, और दूसरी मैंने HYSG बताई थी, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। देखिए इसमें मेंशन है, आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना। आपको जो यूज होंगी वो माइल्ड स्टील होगी और हाई यील्ड होगी। अब देखिए एक साइड इसमें जो टेंशन में इसने दो चीजें बोली हैं, एक तो ए पोर्शन है, दूसरा बी पोर्शन है। तो देखो ए पोर्शन क्या बोल रहा है, जो डाया होगा वो 20 mm तक होगा और 20 mm इंक्लूडिंग होगा। तो आपकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस माइल्ड स्टील बार के लिए, माइल्ड स्टील बार कौन सी थी बेटा, FE 250 वाली, है ना। तो जब आप 250 को डिवाइड करेंगे 1.78 से, आपको अप्रोक्सीमेट 140 या 139 के आसपास वैल्यू मिलेगी। तो आईएस कोड आपको सजेस्ट करता है 140 के लिए, ठीक है। और देखिए अगर आपकी सरिया का साइज 20 mm से ऊपर है तो यही वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, 130 ले लेंगे बेटा। तो ये बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, माइल्ड स्टील के लिए तो 140 है, 130 है। अब ये कैसे आई है, ये मैंने आपको बताया कि 250 से जब आप डिवाइड करेंगे, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी था बेटा 1.78। आप डिवाइड करके अभी चेक करिए, तो आपकी वैल्यू जो है वो इसके आसपास आ रही होगी। इसीलिए तो कोड हमें सजेस्ट करता है सारी वैल्यूज, वो आपको एक आसपास की वैल्यू के बाद आपको एक फाइनल वैल्यू निकाल कर दे देता है ना, राउंड फिगर करके। तो देखिए जब आप 280 को 1.48 से डिवाइड करेंगे, 250 को 1.78 से, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलिए इसी तरीके से FE 415 के लिए, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए, देखिए इसको भी बेटा 415 को आप 1.785 से डिवाइड करें 1.78 से, तो आपको 230 मिल जाएगी। अच्छा जो FE 415 है, इसका डाया से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें दोनों ही केस में 230 आपको लेनी है। यहाँ तक बात क्लियर है। परमिसिबल स्ट्रेसेस समझ में आ गई, स्टील के लिए समझ में आ गई, कंक्रीट के लिए समझ में आ गई, अजम्पशन समझ में आ गए सारे, डबली और सिंगली रीइंफोर्स बीम समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि सर जो आपने अजम्पशन में यूज करा था कि ये मॉडुलर रेशियो है ना, ये टर्म मैंने आपको बताई थी 280/3 इंटू सिग्मा CVC, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, देखिए मॉडुलर रेशियो क्या है ना, एक सेकेंड। देखिए मॉडुलर रेशियो क्या है, मॉडुलर रेशियो जो आपका आईएस कोड कहता है वो क्या है कि टू ट्रांसफॉर्म द कंपोजिट सेक्शन ऑफ द रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इनटू अ सिंगल मटेरियल ऑफ कंक्रीट वी नीड मॉडुलर रेशियो। देखिए सबसे पहले मॉडुलर रेशियो होता क्या है, तो मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है मॉडुलर रेशियो, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा यंग्स मॉडुलस स्टील का क्या होता है, तो सर वो फिक्स होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान देंगे आप लोग, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हो गया स्टील का। सर कंक्रीट का कैसे निकलेगा, तो कंक्रीट का जो निकलेगा वो EC = 5000√FC बेटा ये स्क्वायर रूट है ना, EC = 5000√FC ये भी बेटा किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकल कर आएगा,
ठीक है, ये तो हो गया आपका इलास्टिक मॉडुलस। सर फिर मॉडुलर रेशियो क्या है? सर मॉडुलर रेशियो इज जस्ट द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि सर ये रेशियो होता है और ये सब है ना, लेकिन बात हम करते हैं कि प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन द लीनियर इलास्टिक थ्योरी, और लीनियर इलास्टिक थ्योरी के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है मेनली। क्या ध्यान रखना है? कि एक तो आपका सेक्शन होमोजीनियस हो, ठीक है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, हाँ बस अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि आपका जो सेक्शन हो वो कैसा हो, होमोजीनियस हो। अब होमोजीनियस तो है नहीं, क्यों नहीं है होमोजीनियस? कि सर जो कंक्रीट थी वो अपने आप में 4-5 मटेरियल से मिलकर बनी थी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, है ना, एडमिक्सर, और सर उसमें आपने ऊपर से सरिया और डाल दी, तो सर ये तो कंपोजिट मटेरियल हो गया, दो मटेरियल हो गए। अगर हम उन सबको भी छोड़ दें तो एक कंक्रीट और एक स्टील, दो मटेरियल तो हो ही गए, तो ये होमोजीनियस तो है ही नहीं, कंपोजिट सेक्शन हो गया। तो बेटा आप लीनियर इलास्टिक थ्योरी अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कंपोजिट सेक्शन को सिंगल मटेरियल सेक्शन में बदलना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो उसको बदलने के लिए जो आप टर्म इस्तेमाल करते हो दैट इज मॉडुलर रेशियो, ठीक है, इसके बिना आप उसको नहीं बदल सकते। अब कैसे बदलेंगे ये भी अभी देखेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नीड क्या है मॉडुलर रेशियो को और ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें लीनियर इलास्टिक थ्योरी अगर एप्लीकेबल करनी है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म सेक्शन को हमें कंपोजिट सेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सिंगल मटेरियल स्ट्रक्चर में, और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको मॉडुलर रेशियो की नीड पड़ेगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब चलिए देखिए, ये तो हो गया कि सर ये स्टील का था 2 × 10⁵ और इसको हम कंक्रीट वाले से डिवाइड कर दें तो सर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये वैल्यू आपको किसने सजेस्ट करी है? ये वैल्यू आपको सजेस्ट करी है बेटा किसने? आईएएस कोड ने। किसने सजेस्ट करी है? आईएएस कोड ने, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू सजेस्ट कैसे करी है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए पहली चीज, ये जो आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट दिख रहा है 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी के, बेटा इसमें क्या होता है, ये इनिशियल स्टेजेस के लिए होता है, इसमें क्रीप और श्रिंकेज का कोई इफेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। अब क्रीप और श्रिंकेज कब आएंगे? ये बेटा जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दी उसके ऊपर लोड लगाया, समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे टाइम पास होगा तो क्रीप आना स्टार्ट होगी, श्रिंकेज आने स्टार्ट होंगे, उसकी वजह से आपका यंग्स मॉडुलस इफेक्ट होगा और उसकी वैल्यू कुछ डाउन होगी, ठीक है। लेकिन हमने अगर हमने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर ली तो सपोज करिए जब आपके स्ट्रक्चर को टाइम हो जाएगा तो ये यंग्स मॉडुलस आपने इस्तेमाल करा ये तो रहेगा नहीं, क्यों? क्रीप का इफेक्ट आएगा, श्रिंकेज का इफेक्ट आएगा। तो आईएएस कोड ने क्या कहा आपसे? आईएएस कोड ने उसको पार्शियली कंसीडर करते हुए आपको ये वाला फॉर्मूला दे दिया, और उसने ये सारी मतलब पार्शियल कंसीडरेशन कराया किसका? क्रीप का और श्रिंकेज का, उसके बाद उसने आपको ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा बात ये आती है सर इसमें सिग्मा सीबीसी क्या है? तो बेटा ये देखिए अभी मैंने आपसे पीछे परमिसिबल स्ट्रेस डिस्कस करी थी, ठीक है, उसमें ये वाली जो टर्म है वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रही है, मतलब क्लियर नहीं दिख रही है। एक सेकंड रुकिए मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो आपकी टर्म है सिग्मा सीबीसी है बेटा, ये इसमें क्लियर नहीं दिख रही है आपको। अच्छा सिग्मा सीबीसी है क्या? देखिए सिग्मा तो स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है, सी कंप्रेशन को डिनोट कर रहा है, बीसी बेंडिंग इन देखो आप इसको सिग्मा सीबीसी को कैसे बोल सकते हो कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, है ना, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, है ना, कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। क्लियर हो गई बात? सिग्मा सीवीसी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आप सिग्मा सीवीसी क्या हो गया, परमिसिबल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके निकालेंगे, है ना। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, मॉडुलर रेशियो क्लियर है, 280/3 इंटू सिग्मा सीवीसी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। चलिए एक मिनट दीजिए मुझे। तो देखिए हम यहाँ पर मॉडल रेशियो डिस्कशन कर लिया। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट सेक्शन का। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। ये थोड़ा सा इस मतलब ये बेसिक है आपकी इस थ्योरी का, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे दिक्कत आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है अपने कंपोजिट सेक्शन को इक्विवेलेंट सिंगल सेक्शन में, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस पूरे कंक्रीट में सॉरी बीम में कंक्रीट ज़्यादा है या आपका स्टील ज़्यादा है एरिया वाइज? तो ऑब्वियसली सर हमारे में इसमें क्या ज़्यादा है कि सर इसमें हमारे
कंक्रीट ज्यादा है, तो हम कंक्रीट को कन्वर्ट करेंगे स्टील में या स्टील को कन्वर्ट करेंगे कंक्रीट में? तो सर हम इसमें क्या करेंगे, स्टील को कन्वर्ट करेंगे कंक्रीट में, बिकॉज द स्टील का एरिया कम है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। तो देखिए कैसे कम है, ये देखिए ये पूरे पोर्शन में आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये वाले पूरे पोर्शन में आपको ये सब दिख रहा है, ये क्या है, ये कंक्रीट है बेटा ये सब। और स्टील जो है वो ये आपकी ये जो बार्स दिख रही हैं आपको ये गोल गोल, ये 4 आपकी बार्स पड़ी हुई हैं। तो इनका एरिया देख लीजिए कंपैरेटिवली कितना कम है इन कंपैरिजन टू द कंक्रीट। ये सारा आपका कंक्रीट है, इसके ऊपर नीचे सब जगह, है ना। तो कंक्रीट को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, हम आपके स्टील को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कंक्रीट में। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, है ना, इसका कॉन्सेप्ट अपन लोग समझते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एम क्या है, एम तो मॉडुलर रेशियो आपको पता है। नेक्स्ट सिग्मा एस क्या है, स्ट्रेस इन स्टील। देखिए एस यहाँ पर डिनोट कर रहा है स्टील को और सी डिनोट कर रहा है कंक्रीट को, और सिग्मा तो आपका स्ट्रेस का नोटेशन होता ही है ना। ये तो मतलब स्ट्रेस को तो आप सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते आए होंगे जनरली, आपने सोम में भी इसी से करा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें, तो देखिए स्ट्रेस ये आपका स्ट्रेस हो गया स्टील में और ये स्ट्रेस हो गया कंक्रीट में। चलिए अब देखिए ये सेक्शन है आपका जिसमें ये बी क्या है आपका, जो स्मॉल बी है ये आपकी विड्थ हो गई बीम की, स्मॉल डी है ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, और जो आपकी कैपिटल डी है ये आपकी ओवरऑल डेप्थ हो गई। ठीक है, जो ये आपको एन दिख रहा है इसको मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस है, आपको पता भी होगा, है ना। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस का हो गया। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या करा है, जो ये 4 सरिया पड़ी हुई हैं आपकी, जो सॉरी हाँ ये जो आपकी सरिया पड़ी हुई हैं, ये इसको इन्होंने क्या करा है, इसको कन्वर्ट करा है सरिया के एरिया को किसमें, कंक्रीट के सेक्शन में। किसमें कन्वर्ट करा है, कंक्रीट के सेक्शन में। अब कैसे करा है, तो देखिए पहले उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। क्या है बेसिक, देखिए पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, देखिए द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज एज्यूम टू बी परफेक्ट। ठीक है, सो द स्ट्रेन इन स्टील एंड द राउंडिंग कंक्रीट विल बी इक्वल। वो ये कह रहा है कि बॉन्ड जो बनना है, कौन सा बॉन्ड, जो ये सरिया पड़ी है आपकी चारों, इन चारों सरिया के बीच, चारों तरफ जो कंक्रीट है इनके बीच में, ये जो सरिया पड़ी है आपकी ये इनके चारों तरफ जो कंक्रीट है इसमें और सरिया के बीच में जो बॉन्ड डेवलप हो रहा है वो कैसा है, परफेक्ट बॉन्ड है। कहीं पर भी ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बॉन्डेड हैं एक दूसरे से। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी स्ट्रेस आएगी स्टील में या जो भी स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, वो एक दूसरे को आपस में ट्रांसफर हो पाएगी। तो इसी कंडीशन को आप कहते हो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, जिसमें स्ट्रेन इन कंक्रीट और स्ट्रेन इन द स्टील, है ना, वो क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है यहाँ पर। और स्ट्रेन इन कंक्रीट जो होगी एट द लेवल ऑफ स्टील की बात हो रही है, जो स्टील के चारों तरफ कंक्रीट है इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अभी आप ये वाला डायग्राम मत देखिए, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा सारी चीजें, है ना। चलिए ये देखिए, अब ये देखिए पहले यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा, यंग्स मॉडुलस को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हो, ई से रिप्रेजेंट करते हो। मैंने अभी पीछे बताया था हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटता है तो एक आपका कांस्टेंट आता है, इसको आप यंग्स मॉडुलस कहते हो। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है आपका, क्या है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, चलिए अगर मैं इससे स्ट्रेन को उस साइड लेकर जाऊं और यंग्स मॉडुलस को इधर ले आऊं, है ना, इंटरचेंज कर दूं इनकी पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन बराबर सर स्ट्रेस तो अपनी जगह वही रहेगा और ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। यहाँ तक बात है क्लियर है। अच्छा स्ट्रेन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्ट्रेन को आप एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। और यंग्स मॉडुलस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको सर आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। और स्ट्रेस को तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से। ठीक है, ये सारी चीजें के लिए। अच्छा ये चीज समझ में आ गई, यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन अगर हम उधर ले जाएंगे तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, चलिए अब ये आपको ये जो दिख रहा है कि ये सर क्या करा है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस है, इससे ऊपर जो ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है सारा, है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसमें तो भर भर के कंक्रीट है, पूरे सेक्शन में क्या है, कंक्रीट ही कंक्रीट है। लेकिन जो बेटा इससे नीचे का सेक्शन है ये आप देख रहे हो डॉटेड लाइन से डिनोट करा गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नीचे कोई भी कंक्रीट नहीं है। क्या नहीं है, नीचे कोई भी कंक्रीट नहीं है, ये इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ना।
और इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका पर्पस ही अभी हम समझते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और ये भी देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्या है। तो बेटा ये जो है जो कंक्रीट का एरिया है जो स्टील के एरिया की जगह आया है। जो आपकी जो 4 सरिया आपको पीछे वाले इसमें डायग्राम में ये जो सरिया दिख रही हैं चारों, इनको हटा दिया गया है और इनके एरिया के जगह आपने क्या डाला है, कंक्रीट डाला है। और वो कंक्रीट का एरिया इसके बराबर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं, और वो कितनी वैल्यू आएगी निकल के वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है m इंटू ए एस टी। तो m क्या है, मॉडुलर रेशियो, और ए एस टी क्या है, एरिया ऑफ स्टील। ए एस टी मतलब स्टील इन टेंशन, है ना, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो उसके m टाइम्स लिया है, मतलब जो सरिया का एरिया है उसको मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करा है, तब इतना सारा एरिया लिया है। अब आपको सोचिए मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू आएगी निकल कर वो इतनी सारी आएगी। सपोज करिए 280/3 इंटू सिग्मा सीवीसी करा आपने, जैसे आपका कंक्रीट था M20 था, तो उसके लिए सपोज करिए 8 आया, तो 8 टाइम्स आएगा किसका, जो एरिया ऑफ स्टील था। तो बहुत ज्यादा कंक्रीट आ रहा है स्टील की जगह, ठीक है। इसीलिए हमने उसको किससे दिखाया, ये वाली लाइन से दिखाया है, इसीलिए हमने उसको एक्सटेंड करा है बीम के सेक्शन से बाहर। और इसकी वैल्यू क्या है, m इंटू ए एस टी। अब ये आई कैसे, ये भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए ट्रांसफॉर्म सेक्शन क्या है, तो आपको बताया मैंने, कन्वर्ट करा आपने कंपोजिट को। इसके लिए क्या करा, टू अप्लाई द लीनियर इलास्टिक थ्योरी बीम शुड बी होमोजीनियस। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको लगाने के लिए लीनियर इलास्टिक थ्योरी के लिए आपका सेक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन शुड बी स्मॉल होनी चाहिए। वो मैंने आपको बताया परमिसिबल जब हम ले रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करके, तो ऑलरेडी इतनी कम हो गई है ना। नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ स्टील बार शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ट्रांसफॉर्म कंक्रीट। जो स्टील आपने हटाई है उसका जो सेंट्रोइडल एक्सिस था वो कोइंसाइड करनी चाहिए, उसके बाद उसको हटा के जो कंक्रीट लाई गई है ट्रांसफॉर्म कंक्रीट उसके सेंट्रोइड या सेंट्रोइडल एक्सिस से कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट ये है कि स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन लगती है। मैंने क्या बताया था, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन में जब परफेक्ट बॉन्ड डेवलप होगा स्टील और कंक्रीट में, तो जो स्ट्रेन होगी एट द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, वो इक्वल होगी किसके, स्ट्रेन इन द स्टील के। मतलब जो स्टील में स्ट्रेन आ रही होगी वो उसकी जगह लगाई गई कंक्रीट में स्ट्रेन जो आएगी वो इक्वल होगी, है ना। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी कंडीशन बोल रहे हैं, है ना। अब देखिए स्ट्रेन बराबर क्या होता है, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था, देखो ये है ईसी और ईएस क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट, और ये है ईएस क्या है, स्ट्रेन इन स्टील। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है, देखिए अभी आप यहाँ से देखिए स्ट्रेन बराबर क्या है, देखिए बताइए इस फॉर्मूले में, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस है कि नहीं है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस है, ये दिख रहा है आपको सेकंड वाला फॉर्मूला। तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस है, तो देखिए वही हमने करा है। ये क्या है, सिग्मा सी है कंक्रीट में स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील और डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। वो कहां से आया, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, वो इस वाले फॉर्मूले से आया, स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने इसमें क्या करा, सिग्मा सी स्ट्रेसेस को एक तरफ ले लिया और यंग्स मॉडुलस को एक तरफ ले लिया। तो बेटा जब ये सिग्मा एस इस साइड आ जाएगा और ये आपस में अपनी जगह चेंज करके ईसी किधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा उस साइड, है ना। सॉरी। तो देखिए ये जो फाइनल होगा तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा सी डिवाइडेड बाई सिग्मा एस इक्वल्स टू ईसी डिवाइडेड बाई ईएस। सिग्मा सी क्या है फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेस इन कंक्रीट है डिवाइडेड बाई स्ट्रेस इन स्टील इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। अब आप एक बात बताइए, सिग्मा सी स्ट्रेस इन कंक्रीट है और सिग्मा एस स्ट्रेस इन स्टील है। ये मैंने क्या करा, ईसी अपॉन ईएस को 1/m लिख लिया, मतलब 1/, मॉडुलर रेशियो। सर ये कैसे लिख दिया आपने, तो देखिए अभी पीछे ही स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, देखिए ये वाली स्लाइड आपको दिख रही है, इसमें मैंने ये क्या दिखाया आपको कि यंग्स मॉडुलस क्या होता था, तो सॉरी मॉडुलर रेशियो क्या होता था, स्टील का यंग्स मॉडुलस डिवाइड बाई कंक्रीट का। वहां पर जस्ट अपोजिट लिखा है, कंक्रीट का ऊपर है और स्टील का नीचे है, तो मैंने उसको कैसे लिख दिया, 1/m लिख दिया। सर क्लियर हो गई सारी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं यहाँ से सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एम लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखिए। तो देखिए ये मैंने क्या करा, सिग्मा एस को मैं उधर ले गया सिंपली, है ना, तो सिग्मा एस अपॉन एम हो गया। तो ये सिग्मा सी है क्या, स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया, मतलब जो आपने कंक्रीट
स्टील को हटाकर उसकी जगह लगाइए, किस जगह, स्टील की जगह, तो उसमें जो आने वाली स्ट्रेसेस है वो क्या होगी, सिग्मा एस अपॉन एम होगी। मतलब जो स्टील में स्ट्रेसेस आ रही थी उसको मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो उसमें कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस आएंगी वो आपकी निकल कर आ जाएंगी। बेसिकली इक्विवेलेंट कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस आएंगी वो आपकी कितनी होंगी, सिग्मा एस अपॉन एम होंगी। मतलब एम टाइम्स से डिवाइड करोगे, मतलब आप मॉडुलर रेशियो जब डिवाइड करोगे स्टील में आने वाली स्ट्रेसेस को, तब आपकी जो कंक्रीट आपने इक्विवेलेंट कंक्रीट लगाई है उसकी जगह उसमें जो स्ट्रेसेस आएंगी वो उसके बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है। तो देखिए अगर मैं आपको पीछे डायग्राम दिखाऊं, नहीं इसमें मेंशन नहीं है, अभी आगे एक डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे। तो देखिए हाँ ये है। तो देखिए इसमें ये आपको देखो, ये कंक्रीट आपने किस लेवल पे डाली है, कंक्रीट आपने इस स्टील की जगह डाली है, तो वो कंक्रीट कौन सी है, ये वाली है बेटा, m इंटू ए एस टी। तो इस लेवल पे जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो रही ये वाली स्ट्रेस, ये कितनी है बेटा वैल्यू, तो सर ये है सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन एम, या सिग्मा एस अपॉन एम, दोनों बात एक ही है। स्ट्रेस इन स्टील है ना, इन टेंशन, ठीक है। तो ये सिग्मा एस टी ये कैसे आई, अब डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना, वो बेटा यहाँ से आई ये वाली वैल्यू, ये वाली। क्लियर होगी बात? चलिए कोई भी चीज जो मैंने वहां यूज करी है वो सारी पहले आपको समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोर्स इक्विलिब्रियम। फोर्स इक्विलिब्रियम क्या है, जो फोर्स होगी कंक्रीट में एट द लेवल ऑफ स्टील वो इक्वल होगी किसके बेटा, वो फोर्स इन स्टील के बराबर होगी। तो फोर्स आपका कंक्रीट में क्या हो गया, एफ सी बराबर क्या हो गया, एफ एस, है ना। वो अब फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो सिंपली कंक्रीट का स्ट्रेस और कंक्रीट का एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टील का स्ट्रेस इक्वल्स टू स्टील का एरिया, है ना। ये सारी चीजें बेसिक आपको पता है। अब मैंने क्या करा, एसी को तो यहीं रखा, एरिया ऑफ कंक्रीट को इस साइड रखा, और एएस एरिया ऑफ स्टील और इक्वल्स टू क्या कर दिया, सॉरी बेटा ये सिग्मा एस है ना, इसको ध्यान रखिए, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी है, एफ नहीं है ना। तो स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन कंक्रीट, है ना। बेसिकली सिग्मा एस को उधर रखते हुए सिग्मा सी को हम नीचे ले गए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, अब आप फिर से देखिए, जो सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी है ये क्या है, देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, है ना। ये आप यहीं पर, ये सॉरी ये देखिए, तो ये सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी क्या है सर, यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्मा एस, अगर सिग्मा एस ये रहा आपका, है ना। एक सेकंड रुकिए, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड के ऊपर रेड हो रहा है। देखिए ये जो है सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी बराबर में एम लिख सकता हूँ। तो देखिए एम को मैं उस साइड ले गया और सिग्मा सी को इस साइड ले आया, तो ये क्या हो गया सर, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम इक्वल्स टू सिग्मा सी इक्वल्स टू क्या हो गया, एम हो गया। तो एरिया ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट कंक्रीट कितना आया, एम टाइम्स आया एरिया ऑफ स्टील, जो आपने स्टील हटाई है उसको आपको मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तब उतना कंक्रीट निकल कर आएगा। तो सोचिए ज्यादा आ रहा है एरिया या कम आ रहा है, तो सर एरिया तो बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन स्ट्रेसेस के मामले में अगर हम बात करें तो क्या हो रहा था सर, स्ट्रेसेस कम निकल के आ रही थी। देखिए आप ध्यान से, स्ट्रेसेस मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करके आ रही थी। सर आपने बोला कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन है और जो स्ट्रेसेस है वो बराबर आनी चाहिए, हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए ना, सिग्मा एस इंटू एम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलिए देखिए, अगर मेरे को टोटल निकालनी है तो ठीक है, सिग्मा सी इंटू ए सी को मैं जब मैं निकालूंगा वैल्यू, आपको सोचिए सिग्मा सी इंटू ए सी करूंगा मैं, दोनों की वैल्यू रखूंगा तो एम से एम कैंसिल नहीं हो जाएगा बेटा, बताइए, है ना। तो ये आपका एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आप देख सकते हो, सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एम, है ना। ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, देखिए सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एम, है ना, और इंटू आपने क्या करा, m इंटू ए एस करा, ठीक है, m इंटू एरिया ऑफ स्टील करा। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि साफ साफ कि सर m से m कैंसिल हो रहा है साफ साफ हमारा, ये देखिए आप, सर ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास क्या बचा, सिग्मा s इंटू ए एस बचा। तो बेटा जो आपका यहाँ पर फोर्स था वही तो सेम फोर्स यहाँ पर आ रहा है, देखिए आप, है ना। तो स्ट्रेसेस कम हो गई कंक्रीट में और एरिया बढ़ गया, बेसिकली बस इतना कहने का मतलब है। ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सर जो कंक्रीट हम स्टील की जगह आएंगे उसका एरिया तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें आने वाली स्ट्रेसेस मॉडुलर टाइम रेशियो से कम हो जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो है आपका ये बीम हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्म सेक्शन हो गया, नीचे लिखा है ये सेक्शन है, ये इक्विवेलेंट सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, ये स्ट्रेन डायग्राम है, और ये बेटा स्ट्रेस डायग्राम है। तो स्ट्रेस आपको ये वाली समझ में आ गई, है ना, और ये MAST क्यों लिया ये समझ में आ गया, है ना, पीछे करके दिखाया मैंने इसीलिए सारी चीजें, है ना। चलिए
अब देखिए हम स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं फटाफट। देखिए स्ट्रेन डायग्राम क्या है हमारा, तो ये स्ट्रेन डायग्राम पहले तो ये देखिए आप, ये कैसा दिख रहा है, ये आपको लीनियर दिख रहा है, तो देखिए उसके पीछे रीजन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर विद वैल्यू 0 एट द न्यूट्रल एक्सिस टू द मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर। ठीक है, वो ये कह रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर है, तो वो तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि ये लाइन किस तरीके से चल रही है। वाली लाइन देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन चल रही है, लीनियर लाइन चल रही है, और जिसकी वैल्यू ये न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी है सर, ये न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन 0 है ना। और जो आपके मैक्सिमम कहाँ पर है सर, कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर पर ईसी है, स्ट्रेन इन कंक्रीट है, और स्टील के आपके जो बॉटम फाइबर है उस पर ईएस है, स्ट्रेन इन स्टील है। अच्छा ये जो ईएस और ईसी है बेटा, ये इसके सामने नहीं लेनी है हमें, ठीक है, ये इसके सामने नहीं लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। ये हमारी देखिए इससे ऊपर ली गई है, क्यों ली गई है, क्योंकि ये हम स्टील के लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, क्योंकि स्टील में आने वाली स्ट्रेस है, कंक्रीट तो नीचे की हमने नेग्लेक्ट कर रखी है, इसीलिए देखिए डॉट लाइन से दिखा रखा है हमने उसको। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है कि कंक्रीट टेंशन वियर नहीं करेगी, तो कंक्रीट हम नीचे वाले पोर्शन में क्या आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन, तो जब वो वियर ही नहीं करेगी तो उसको दिखाने का कोई लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो स्ट्रेन डायग्राम समझ में आ गया, लीनियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, द इलास्टिक थ्योरी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर फॉर कंक्रीट, सो द स्ट्रेस डायग्राम इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर है, तो स्ट्रेस डायग्राम भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सर देखिए ये दिख रहा है साफ साफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये न्यूट्रल एक्सिस तक स्ट्रेट लाइन आई है, उसके बाद डॉटेड लाइन इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर कोई कंक्रीट नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेस होगी ही नहीं। ठीक है, जो सीधे आपकी स्ट्रेस होगी वो स्टील के लेवल पर होगी, है ना। अच्छा एक चीज और समझिए, आप इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्म करा है सेक्शन जस्ट फॉर एनालिसिस करा है, प्रैक्टिकली ऐसा हम कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं, लीनियर इलास्टिक थ्योरी को एप्लीकेबल करने के लिए हमने ऐसा किया है, वो भी कॉन्सेप्चुअल। प्रैक्टिकली हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि पूरा सरिया हटाकर लगा रहे हैं, नहीं, ये हमने एनालिसिस के लिए किया है। ठीक है, चलिए तो जो आपका स्ट्रेसेस आ रही हैं, देखिए ये बॉटम फाइबर पर कंक्रीट जो लगाई आपने स्टील की जगह, उसमें कितनी आ रही है, सिग्मा एस टी अपॉन एम, ये भी हमने पढ़ा था, है ना बच्चे। और देखिए जो कंक्रीट में जो आएंगी आपकी, कंक्रीट में जो टॉप वाले फाइबर में जो कंक्रीट है उसमें कितनी आएंगी सर, उसमें आ रही है सिग्मा सीवीसी। तो ये सिग्मा सीवीसी क्या है, अभी हमने पढ़ा था, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, चलिए सिग्मा सीवीसी कैसे निकालते हैं बताया था, एफसीके को डिवाइड करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब एक एक करके ही सारी चीज समझिए। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दे रखा है, न्यूट्रल एक्सिस। बेटा न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, तो आपने सोम में पढ़ा होगा, वो एक्सिस जिस पर सारी स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है, जिस पर बेंडिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हो। और ये आपके सेक्शन को किस दो हिस्से में डिवाइड करती है, तो देखिए ये जो लंबी सी है एन ए आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस ही तो है। ये आपके सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, कौन से सर, ऊपर वाला पोर्शन सर कंप्रेशन का है, और नीचे वाला पोर्शन सर टेंशन का है। ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेशन आ रहा है, नीचे वाला जोन टेंशन का है, तो ये आपके सेक्शन को कंप्रेशन और टेंशन जोन में डिवाइड करता है। ये तो ये हुई बात। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, देखिए जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो आपका अगर सेक्शन सिमेट्रिकल है, तो जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या करती है, पास करती है। और ऑलवेज आपके जो सीजी होता है, मतलब सेंटर, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो आपका सेंटर होगा, उस सेक्शन का जो सेंटर होगा उससे पास करेगी, किसके लिए, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। ये चीज ध्यान करना। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कोइंसाइड करती है सेंट्रोइडल एक्सिस से, किसके लिए, सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट आर नोन। चलिए ये तो हम देखते हैं अभी आगे, पहले ये देखिए आप, हाँ तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको सारी, है ना। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो पहली चीज तो ये समझो आप, जो ये आपका स्मॉल डी है वो इस डायग्राम में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है। ये बेटा इस कंक्रीट, वो जो ये सरिया है इसके सेंटर लेवल तक है, स्मॉल डी आपका यहाँ तक है ना। और वो जो बॉटम फाइबर तक है वो कैपिटल डी है, इसको हम ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं कैपिटल डी को, और स्मॉल डी को हम इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। क्लियर है, चलिए
V यहाँ पर विड्थ हो गई सेक्शन की। अच्छा, अब सर ये XE क्या है, इसको XE या N कुछ भी तरीके से डिनोट करा गया, तो देखो XE क्या है मैं आपको बता देता हूँ। XE है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फाइबर ऑफ द बीम। बीम का जो टॉप कंप्रेसिव फाइबर है उससे जो आपके न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी है उसको आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर XE से डिनोट करा गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक सिग्मा CBC दिख रही है, एक C दिख रही है। इसी तरीके से बॉटम में आपको सिग्मा ST अपॉन M दिख रहा है, एक T अपॉन M दिख रहा है। मैं अभी समझाता हूँ आपको। अच्छा, ये NA क्या है, बेसिकली दिस इज जस्ट अ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए सिग्मा CBC तो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस थी कंक्रीट में, लेकिन ये C क्या है, C क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लोड लगाया, उस लोड की वजह से स्ट्रेसेस आई, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आपकी स्ट्रेसेस बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के बराबर होंगी। तो यहाँ पर इन्होंने उसको लिया है। इसका मीन्स ये है कि ये मानकर चल रहे हैं कि जो ये आपके सेक्शन में स्ट्रेसेस आ रही हैं लोड की वजह से, जिसकी वैल्यू C है, वो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट के बराबर है। इसी तरीके से बॉटम में इन्होंने क्या लिया है, बॉटम में इन्होंने T अपॉन M ले लिया, सिग्मा ST अपॉन M को। तो सिग्मा ST तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट थी, वो स्टील थी, लेकिन इन्होंने T क्या लिया है, फिर जो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आई आपकी स्टील में, वो इन्होंने उसके बराबर ले ली है। अब वो हम आगे देखेंगे कितनी आती हैं और कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये टॉप फाइबर से यहाँ तक की दूरी बेटा x या n है, जो भी है ना, x ले लीजिए आप, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपकी x है तो ये दूरी कितनी बची, तो सर ये टोटल डिस्टेंस हमारी स्मॉल d थी, टोटल स्मॉल d थी, जिसमें से x निकल गया, तो सर ये हमारी d माइनस एक्स बची। कितनी बची बेटा, d माइनस एक्स, d माइनस एक्स। कौन सी दूरी, ये बची आपकी बेटा ये वाली दूरी, ये है ना, यहां से यहां तक की दूरी। क्लियर है आपको। चलिए अब आप मुझे बताइए, इसमें आप एक चीज देखिए, यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इस तरीके से। कैसे लगाएंगे देखिए, चलो मैं आपको उसी पेज पे दिखा देता हूँ, इसमें डायग्राम नहीं दिखा। देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे लगती है आपकी, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, सही करा है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखिए ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ये वाला जो आपका डायग्राम है स्ट्रेस डायग्राम, इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाइए। कैसे लगाएंगे सर, ये वाली डिस्टेंस है ना, बोलिए, ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस, है ना। इसी तरीके से बॉटम में ये वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। अब ये है क्या क्या, देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस सर क्या है, ये सर है x, ये कितनी है x, तो ये देखिए x आ गया आपका यहाँ पर, है ना। और इसको डिवाइड किससे करा है, d माइनस एक्स से, है ना। तो ये आपकी d माइनस एक्स कौन सी दूरी हो गई, ये बॉटम वाली न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन फाइबर तक की दूरी d माइनस एक्स हो गई, और टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी आपकी x हो गई। तो ये तो हो गई डिस्टेंसेस। अब दूसरा इन्होंने क्या रेशियो लिया है, दूसरा रेशियो लिया है स्ट्रेसेस का, ठीक है। ये दूसरा रेशियो क्या लिया, स्ट्रेसेस का। तो स्ट्रेसेस क्या है आपकी, टॉप फाइबर में सिग्मा CBC है, वो आपकी यहाँ पर आ गई, और बेसिकली डिवाइड में क्या आ गया, सिग्मा ST अपॉन M, ये वाली आ गई। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये पता है कैसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था कि न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी और उसकी स्ट्रेस सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई x, या x डिवाइडेड बाई सिग्मा CBC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ST अपॉन M। तो देखिए बेसिकली ये यहाँ होना चाहिए था, और इस वाली चीज को यहाँ होना चाहिए था। चलिए खैर वो हम बाद में ऐसे ही लेकर आते, तो हमने उसको इस तरीके से ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपने लगा ली। इसके बाद देखिए इफ, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफ द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर परमिसिबल देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, है ना। तो इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा CBC की जगह सिग्मा C लिख लिया है और सिग्मा S लिख लिया है, ठीक है। वो बेसिकली C और T है ना। चलिए तो बात वही है, हमने कुछ नहीं करा, नोटेशन चेंज कर दी है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XE की वैल्यू। ये बेसिकली ना इन्होंने क्या करा है, कहीं x लिख दिया, ये आपका सभी जगह XC है बेटा, है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, XE क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। ये सारा क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बीम के टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेके न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी। अब जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, d माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ लेकर आएंगे, तो फाइनली यू विल गेट द
दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू m d अपॉन सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा CVC प्लस m, ये इक्वेशन आपके पास निकल कर आएगी। और इसमें जब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को फिर से m से डिवाइड कर लीजिए, ये जो m था इसको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, इस m को m से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा CVC तो था ही, डिवाइड में क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए इस m की वैल्यू क्या थी, तो सर देखिए ये m की वैल्यू थी 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CVC। जब हम यहाँ पर 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CVC पुट करेंगे तो सिग्मा CVC से ये वाला सिग्मा CVC कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CVC रखेंगे तो बेसिकली हमारी जो टर्म निकल के आई वो क्या आएगी, d अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन 3 सिग्मा एस टी अपॉन 280। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमने के टर्म ली है, ये के टर्म बेसिकली है क्या, सर ये के टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस 3 सिग्मा एस टी अपॉन 280, जो 280 ये वाली इस m की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद आएगी। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो डिपेंड नहीं करती है किस पर, कंक्रीट की ग्रेड पर। क्यों नहीं करती है कि सर ये सिग्मा CVC से सिग्मा CVC कट गया, तो सर किस पे डिपेंड कर रही है, सर ये केवल सिग्मा ST पर डिपेंड कर रही है, ये वाली टर्म पर, देख लीजिए आप। ठीक है, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील ओनली। कौन सी चीज, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर होगी बात, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना बच्चे, इस इक्वेशन में आपने क्या करा, इस इक्वेशन में आप m की वैल्यू पुट कर दीजिए। बस कहां पर पुट करनी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो m है, ये वाला m बेटा, ये जो m है, यहाँ पर आप ये वाली m की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि सिग्मा CVC से सिग्मा CVC कैंसिल, तो हमारे पास केवल एक ही चीज बची, वो है ऊपर वाला सिग्मा ST। तो स्टील की ग्रेड पर डिपेंड कर रहा है क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x। बस मेरे कहने का मतलब इतना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम आगे देखते हैं कि एरिया है ना, तो डायमेंशन ऑफ द बीम एंड द एरिया ऑफ स्टील आर नोन। जब आपको डायमेंशन ऑफ बीम पता है और एरिया ऑफ स्टील पता है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए मूवमेंट लेंगे हम किसका, एरिया का। कौन से एरिया का, कंप्रेशन एरिया का और टेंशन एरिया का, और उसको अगर हम बराबर रख दें तो हमारे पास जो निकल कर आती है वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब देखिए सबसे पहले ये बताइए आप मुझे इस डायग्राम से ये बताइए कि कंप्रेशन वाला जोन कौन सा है। तो देखिए सर क्या, जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए रेड से, ये जो जोन है सर ये केवल कंक्रीट का है कि नहीं है, इसके नीचे कंक्रीट नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया, तो सर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे नीचे कंक्रीट है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम इसका एरिया। कैसे निकालेंगे, देखिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बन गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, b इंटू एक्स ही। तो ये क्या हो गया, b इसकी विड्थ और x इसकी डेप्थ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही करा, देखिए b इंटू एक्स, ये हमारा हो गया एरिया। अब मूवमेंट ले रहे हैं एरिया का, तो मूवमेंट कैसा आएगा, तो सर कुछ नहीं करेंगे, हम x/2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका जो CG है वो सेंटर पे लाई कर रहा होगा, तो x/2 इसका CG होगा इस न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो हो गया सर x/2। तो देखिए ये हो गया b इंटू एक्स इंटू x/2, ये मूवमेंट ऑफ कंक्रीट एरिया हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, bx² डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब आप एक बात बताइए, ये तो कंक्रीट का हो गया, अब स्टील का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर स्टील पूरे में तो पड़ा नहीं है, तो स्टील का एरिया था क्या बेटा, स्टील का एरिया था बेटा m इंटू AST, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए आप एक बार दोबारा देख लीजिए, ये मैंने निकाल के भी दिखाया था आपको। देखिए ये आया आपका स्टील का एरिया m इंटू AST, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो यही तो मैंने यहाँ पर यूज करा, m इंटू AST। अब ये बताइए, ये तो एरिया हो गया स्टील का, है ना, इसकी दूरी कितनी न्यूट्रल एक्सिस से, सो सर m इंटू AST तो एरिया हो गया, और इसका मूवमेंट लेंगे तो इसकी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितनी है, तो सर ये डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है, आपने अभी बताया था कि d माइनस एक्स है, तो ये स्टील का एरिया हो गया m इंटू AST, और d माइनस एक्स इसका मूवमेंट के लिए डिस्टेंस हो गई न्यूट्रल एक्सिस से, है ना। तो ये हो गया m इंटू AST इंटू d माइनस एक्स। तो हमने क्या करा कि देखो साफ साफ लिखा, मूवमेंट ऑफ टेंशन एरिया इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टेंशन एरिया इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइडल। तो मूवमेंट ऑफ टेंशन एरिया कैसे निकाला, इक्विवेलेंट टेंसाइल एरिया निकाल लिया m इंटू सिग्मा ST वो AST, और डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस से निकाल ली वो d माइनस एक्स है, तो उसको हमने कंप्रेशन एरिया बराबर रख दिया। तो देखिए वही तो करा है हमने, ये b इंटू x²/2 क्या है, कंप्रेशन मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया, कंप्रेशन जोन है, और ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया है।
ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया। तो सर ये बराबर रखा क्यों है? इसलिए रखा है कि पीछे जो आपने डेप्थ निकाली थी वो क्रिटिकल डेप्थ थी, और ये कौन सी आपकी है? ये एक्चुअल डेप्थ है जो लोड के हिसाब से होगी। तो सर फिर ये कौन सी थी क्रिटिकल डेप्थ? ये बेटा बैलेंस सेक्शन के हिसाब से थी। कैसे सेक्शन के हिसाब से थी? बैलेंस सेक्शन। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये सारी चीजें अभी समझाऊंगा मैं क्या होता है बैलेंस सेक्शन, है ना। तो ये एक्चुअल है जो लोड की कंडीशन के हिसाब से, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा, कहीं भी एक्स सी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्चुअल डेप्थ निकालोगे, वहां से क्रिटिकल डेप्थ निकालोगे, और दोनों को कंपैरिजन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि सेक्शन कैसा है, ठीक है। सेक्शन भी हमारा कई तरीके का होता है, तो चलिए वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए अब लास्ट टॉपिक देख लीजिए, पी क्या है? परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील है। तो देखिए स्टील जो आपने डाली है वो है एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और बीडी क्या है सर? बीडी है उसका टोटल एरिया। तो हमने कितने परसेंट स्टील डाली है टोटल कंक्रीट के एरिया के रेस्पेक्ट में, उसको हम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टर्म है लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होती है? लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड द रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स। तो जो आपकी स्ट्रेसेस आई कंक्रीट में, ये देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी ये जो कौन सा जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, इसमें जो आई क्या आई सर आपकी, इसमें आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई, और उस स्ट्रेसेस को जो आपने एरिया से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या निकल के आया सर? मेरे पास एक कंप्रेसिव फोर्स निकल के आया, उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने सी बोला, तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया। और ये कंप्रेसिव फोर्स सर मैंने कैसे निकाला? सर मैंने जो ये ट्रायंगल बनना है इसका एरिया ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी इंटू एरिया, एरिया कितना है? बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स आ गया। इसी तरीके से टेंसाइल फोर्स को हमने टी से डिनोट करा है, वो क्या होगा सर? स्ट्रेस इंटू एरिया। फिर से स्ट्रेस कितनी है? सिग्मा एस टी इंटू अप एम, है ना, सिग्मा एस टी अपॉन एम, और एरिया कितना था सर इक्विवेलेंट कंक्रीट का? एम इंटू एस टी, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास टेंसाइल फोर्स कितनी आई? सिग्मा एस टू इंटू एम। अब सर लीवर आर्म की बात कर रहे थे हम, हाँ लीवर आर्म की बात कर रहे थे। तो जो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स है, ये यहाँ पर इस कंप्रेसिव फोर्स और इस टेंसाइल फोर्स के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लीवर आर्म बोलते हैं, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए बराबर क्या होता है सर? जे इंटू डी होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होता है सर? ये ए बराबर हमारा जे इंटू डी होता है। अब ये सर क्या है? तो सर देखिए ये डी माइनस एक्स वाई थ्री है। अब ये कैसे है डी माइनस एक्स वाई थ्री? फिर से चलते हैं डायग्राम के पास। तो देखिए क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जो कंप्रेसिव फोर्स है इसकी टॉप से दूरी क्या होगी? टॉप से तो ट्रायंगल के केस में अपन क्या करते थे बताओ? ये आपका ट्रायंगल होता था इस तरीके से, तो इसका जो सीजी होता था वो इस सपोज करिए ये इसका सीजी था, है ना, ये इसका सीजी मान लेते हैं हम। इसकी इस साइड से दूरी बेटा कितनी होती थी सर? इस साइड से दूरी 2/3 होती थी, पता है, सबको पता है, ठीक है। और जो दूसरी वाली साइड होती थी उससे दूरी कितनी होती थी सर? सर दूसरी वाली साइड जो है एपेक्स के अपोजिट वाली, सर ये दूरी होती थी 1/3। तो बस वही तो हमने करा है। देखिए टॉप से जो दूरी निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है सर? वो टॉप से 1/3 आ रही है। तो ये दूरी जो आपको दिख रही है, ये जो मेंशन करी है, ये xy3 इसीलिए तो मेंशन करी है क्योंकि ये जो दूरी है ये इधर से आ रही है। इधर से लेते एपेक्स वाली साइड से, न्यूट्रल एक्सिस वाली साइड से, तो 2xy3 आती है, लेकिन हमने उस साइड से ली है। तो अब आप बताइए जो ये टोटल डिस्टेंस थी बेटा ये कितनी थी? देखो यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस टॉप फाइबर से लेके कंप्रेशन फाइबर तक की दूरी, वो टॉप फाइबर से लेके टेंशन फाइबर तक की दूरी कितनी थी सर? स्मॉल डी थी, स्मॉल डी थी। इस स्मॉल डी में आपने ये xy3 माइनस कर दी, तो क्या बचा? d माइनस xy3 नहीं बचा? तो वही तो आपकी लीवर आर्म हो गई। यहाँ से देखो जो कंप्रेसिव फोर्स था इसकी टॉप से दूरी निकाल ली, वो dy3 आ गई। वो कैसे आई मैंने आपको यहाँ पर समझाया, और उसको आपने स्मॉल डी से माइनस कर दिया तो आपका d माइनस xy3 आ गया। वो हमने सर यहाँ पर मेंशन कर दी। देखिए तो ये आ गई d माइनस xy3। क्लियर होगी बात? अब सर ये x कितना था? तो सर ये अभी हमने पढ़ा था पीछे k इंटू डी था, ये k इंटू डी था। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर था। देखिए ये रहा आपका, ये x क्या था आपका? k इंटू डी था। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है k इंटू डी था। चलिए ये k इंटू डी हो गया, तो सर d माइनस k dy3 हो गया। d हमने कॉमन लिया, a हमारा लीवर आर्म था, और लीवर आर्म हमारा j इंटू डी टाइम्स होता है, तो d से d हमारा सर दोनों साइड का ये d और ये d हमारा सब कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास j की वैल्यू निकल के आई सर 1 माइनस k/3। और ये k किस पे डिपेंड कर रहा था बेटा? इट डिपेंड्स ओनली द ग्रेड ऑफ द स्टील, नॉट ऑन द कंक्रीट ग्रेड, ठीक है। ये हमें
सर क्लियर है। तो जे की वैल्यू 1 माइनस के वाई 3 आ गई, लीवर हमारा डी माइनस एक्स वाई 3 आ गया। देखिए चलिए अब देखिए, थैंक यू, यहाँ तक आज का लेक्चर था। ठीक है, काफी लेंथी हो गया, आप एक बार इसको रिवाइज करिए अच्छे से। जो चीज समझ में नहीं आई है उनको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।